सर अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन, ये भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं जिनसे हम बात करने जा रहे हैं। अब मैं आपसे सर एक बात पूछना चाहता हूं कि अभी रिसेंटली चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर जो अटैक हुआ, उसके पीछे आप क्या कारण समझते हैं, वो क्यों हुआ उनके देखिए, ऊपर अटैक? भारतीय व्यवस्था में जो है ना, जब भी शोषित वंचित वर्ग की आवाज़ उठाने के लिए कोई खड़ा हुआ, उस पर हमला हुआ है। सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा ज्योतिबा फुले हैं। उन्होंने यहाँ की महिलाओं को, अछूतों को पढ़ाने के जैसे काम किया, तो उन पर हमले हुए। माता सावित्रीबाई फुले हैं कि उन पर जो पढ़ाने जाती थी गोबर मट्टी ये सब चीज़ें फेंकी जाती थी। तो ये जो है ना, जो भी यहाँ वंचितों की आवाज़ उठाएगा, जो भी यहाँ गैर बराबरी के खिलाफ होगा, उस पर हमला होगा। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो मुद्दे तो कभी बरसों से उठाते आ रहे थे, अचानक ऐसी क्या बात हो गई? देखिए, वो मुद्दे जो है ना, जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो काम कर रहे थे, वो महात्मा ज्योतिबा फुले, पेरियार, ललन सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर, बाबा साहब अम्बेडकर साहब, कांशीराम, उससे पहले भी जाएगा तथागत गौतम बुद्ध, सतगुरु रैदास, नानक, कबीर और तमाम बहुत सारे संत हैं। उन्हीं का काम वो लोग आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि ये काम उन्होंने किया। आडंबर के खिलाफ, असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसी लड़ाई को भाई चंद्रशेखर आज़ाद लड़ रहे हैं। जो एक सोशल मीडिया में, फेसबुक में जो एक ग्रुप था, वो राजपूत का कुछ था, उसमें ऐसे ऐसे उन्होंने लिखा कि हम क्रॉसिंग पे अटैक करेंगे और आज ही करेंगे, वो ऐसा कुछ था, क्रॉसिंग पे अटैक करना। उसके बाद अटैक के बाद में उन्होंने फिर दोबारा से पोस्ट किया कि हमने अटैक किया, बच गया, कुछ बोला उन्होंने, शब्द बोले कि बच गया, अगली बार नहीं बचेगा। उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, किसी भी समाज में सब लोग गलत नहीं होते। ये कुछ छोटी मानसिकता के जो लोग हैं, जो लोग वैचारिक लड़ाई नहीं लड़ सकते, वो इस प्रकार के कुकृत्य करते हैं, गोली चलाने का काम करते हैं। हाँ, वैचारिक लड़ाई लड़ें ना, बहस करें, डिबेट करें, इंटेलेक्चुअल की तरह बैठें, सच्चाई पर जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे एक बड़ा तंत्र है लगा हुआ, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद एक बहुत गरीब वर्ग से निकले हुए व्यक्ति हैं। और जब आदमी गरीब वर्ग से आंदोलन से निकलता है, तो उसे देखकर सबको परेशानियां होती हैं। मुझे ये भी लगता है कि भाई हो सकता है कि भाई राजनीतिक लोग ये सोच रहे हो कि ये एक सड़क से उठा हुआ व्यक्ति कैसे हम लोगों के साथ खड़ा हो सकता है। मैंने जैसे बताया कि आज की व्यवस्था है, सामंती व्यवस्था पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है, सामंती व्यवस्था बढ़ रही है। ठीक, ये भी परेशानी हो सकती है। वरना एक बात तो मुझे बताइए, किसी बलात्कारी के खिलाफ खड़ा होना, किसी हत्यारे के खिलाफ खड़ा होना, सरकार की गलत नीति के खिलाफ खड़ा होना, क्या कोई गुंडागर्दी है? अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा था, सहारनपुर में कुछ साथी आए, उन्होंने कहा भीम आर्मी के लोग आतंकवादी, इसको बैन किया है। भाई पाठशालाएं हम चलाते हैं, हर शोषित वंचित के खिलाफ हम खड़े होते हैं। जो काम पहले रिश्वत से हुआ करते थे, वो भीम आर्मी के लोग जाकर संवैधानिक दायरे में फ्री कराते हैं। भाई ऐसे लोग आतंकवादी हो गए हैं, ऐसे लोगों के संगठन बंद होने चाहिए, या ऐसे लोगों के संगठन बंद होने चाहिए जो गोली चलाते हैं। अच्छा सर, एक बात और कि अभी रिसेंटली उनके अटैक से पहले, कुछ दिन पहले ही एक, शायद अगर मैंने सही देखा था तो कोई एक इंटरव्यू आया था एक चैनल पे, उनमें इस बारे में चर्चा करी गई थी कि अगले प्रधानमंत्री के रूप में क्या जनता उनको देखती है, कि उनसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आपको डायरेक्ट नहीं बोल सकता हूँ तमाम चीज़ें। उनसे पूछा गया था क्या अगले 2024 में या नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में, कैंडिडेट के रूप में कैसे देखते हैं आप उनको? तो उन्होंने जवाब दिया, शायद को जवाब दिया था कि जब कोई भी बन सकता है इस देश का, तो फिर एक गरीब आदमी, एक आम जनता में से क्यों नहीं बन सकता? तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के रूप में उनका उभरना, क्योंकि वो तमाम मुद्दों के ऊपर आते थे यहाँ पे, 36 दिन तक यहाँ पे रेस्टलर्स का मूवमेंट भी चला था, मैं था यहाँ पे 36 दिन तक, तो तमाम बहुत बार आए यहाँ पे और काफ़ी जगह हर मुद्दे के ऊपर खड़े होते हैं, गरीब लोगों के साथ में हो। तो क्या आपको लगता है कि सरकार या जो सत्ताधारी लोग हैं, उनको चिढ़ लग गई इस वजह से कि ये प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में उभरा, इसलिए इन पे अटैक करा हुआ? देखिए, मेरा ये मानना है, क्योंकि वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। भारत के गरीब आदमी को रोड पे पैसे फेंक सकते हैं वो, लेकिन वो उनके बराबर आए, ये बर्दाश्त नहीं होता उनसे। अब वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनना चाहते हैं, ये तो शायद उनको डाइजेस्ट ना हुआ हो, क्योंकि उसके बाद ही अटैक हुआ इन पे। भारत के प्रत्येक नागरिक को चुनाव लड़ने का, चुनाव देने का अधिकार है। ये मैं नहीं कहता, ये भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान कहता है, भारत की आत्मा कहती है। ठीक, और उसके अंदर भाई वोट तो एक ही है प्रधानमंत्री का, और मेरा भी वोट एक ही है। क्या प्रधानमंत्री के 10 वोट होते हैं? एक वोट होता है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते? सवाल यह है ना। भाई वो काम करते हैं। मैं तो कहता हूँ भारत का प्रत्येक नागरिक आंदोलन चलाए, गलत के खिलाफ खड़ा हो और प्रधानमंत्री के लिए अप्लाई करे कि भाई मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। किसने मना किया है? हाँ, क्योंकि वो तमाम मुद्दों पे बात करते हैं, और दूसरा जनता के मुद्दे पे बात करते हैं, पढ़े लिखे भी हैं वो। सबसे बड़ी परेशानी यही है कि जब आप सही को सही कहते हैं ना, तो परेशानियाँ होती हैं। ठीक, आप कोई भी नियम बनाएं, उसकी जो खामियां जब आप उनको उजागर करते हैं, जो सरकारी संरक्षण में पल रहे गुंडे, उनके खिलाफ आप खड़े होते हैं, तो देखिए परेशानियाँ होती हैं। ठीक है, और आपके चैनल के माध्यम से इतना बताओ, भाई गोली तो अपने चला ली और चला लीजिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हम इतने सारे लोग हैं, तो मेरे चंद्रशेखर मारोगे, घर घर से चंद्रशेखर निकलेंगे।
ठीक, इतने चंद्रशेखर पैदा हो चुके हैं और चंद्रशेखर जब तक जिंदा हैं तो मुझे लगता है कि आंदोलन की गति धीमी है, लेकिन अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो कितने लोग इस आंदोलन में आगे निकल कर आएंगे, ये अंदाजा फिर सरकार वो तो फिर वायलेंट हो जाएगा, उग्र हो जाएगा वो। नहीं, फिर नहीं, अभी तो वो संभाल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हॉस्पिटल से भी यही बोला था कि आप शांत हो जाइए, आप कुछ मत करना। गोली चलने के बावजूद भी बेड पर वो बैठे थे, तब भी उन्होंने यही कहा था, हम हाँ। संवैधानिक लोग हैं और संवैधानिक प्रक्रिया से ही हम न्याय मांगेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे लोगों को सोचना चाहिए जो लोग गोली चला रहे हैं। देखिए, गोली चलाने में कम कोई नहीं है, कोई भी चला सोचता सकता हूँ कि गोली चलाने में कम कोई भी नहीं है। है। बाबा साहब अम्बेडकर के लोग संविधान में विश्वास रखते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलना चाहते हैं। मैं उनसे भी कहता हूँ, भाई थम जाइए, ईश्वर मत सोचिए कि इन्होंने लोकतंत्र छोड़ दिया फिर क्या होगा। भाई बहुसंख्यक लोगों ने लोकतंत्र छोड़ दिया, लैट्रिन के गटर साफ होने बंद हो जाएंगे, सफाई होनी बंद हो जाएगी, यहाँ जो चपड़ासी है वो सब बैठ जाएंगे, क्या करोगे? चल जाएगा देश? किसी कीमत पर नहीं चल सकता। तो आप कोई पर्टिकुलर एक वर्ग को या कोई पार्टी को इसमें देखते हैं कि कौन? इस समय तो बीजेपी का रूल है और वो राहुल गांधी को भी नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं, वो उनके खिलाफ भी लगातार अटैक होता है। तो एक चंद्रशेखर जैसे एक नौजवान को देखें और वो जिस हिसाब से लगातार पार्टिसिपेट करते रहे हैं तमाम आंदोलन में, जनता के मुद्दे उठाते रहे, तो क्या लगता है कि बीजेपी का हाथ है उसके अंदर? ये बीजेपी का हाथ ना होता तो बीजेपी के लोग बोलते ना, उनको बोलना चाहिए था ना, उनका हाथ नहीं था। मैंने तो कहा था उसी दिन, जिस दिन गोली चली उसी दिन रात को मैंने कहा कि अगर इसमें बीजेपी के लोग इन्वॉल्व नहीं है तो मुख्यमंत्री जी को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। मुख्यमंत्री शांत मौन है बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर भी मौन है, कोई भी नहीं बोलते हैं। पूरा नहीं। चलिए, प्राइम मिनिस्टर को छोड़ दें, प्राइम मिनिस्टर दूर की चीज़ है, सीएम जो उस प्रदेश के सीएम है जिनके सुरक्षा नहीं, देखिए चंद्रशेखर जी अभी किसी राज्य विशेष के तो नहीं है, वो पूरे नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर रहे हैं वो इस समय, तो उनमें तो प्रधानमंत्री को भी बोलना चाहिए। मैं ये कहता हूँ हाँ। कि उनके किसी विधायक में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो इस बात की निंदा कर दे। विधायक में जब छोटे लेवल का पदाधिकारी भी इस चीज़ की निंदा नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये आदेश ऊपर से ही होगा, ये कहीं ना कहीं पूरी सरकार इसमें इन्वॉल्व रही होगी। तो आप इसके लिए कोई आंदोलन करना चाहते हैं कि उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इस बारे में फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए की मांग कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो जो अभी आंदोलन होने वाला कुछ दिन के अंदर जांच की मांग के लिए है और उन अपराधियों के नार्को टेस्ट की मांग के लिए भी है, इनका नार्को टेस्ट कराया जाए जी, ठीक है, और चंद्रशेखर भाई की सुरक्षा की मांग के लिए। शुक्रिया। अच्छा नहीं, एक सेकंड, एक क्वेश्चन हो रहा है, एक सिर्फ एक क्वेश्चन प्लीज मैं बंद करता हूँ। एक क्वेश्चन, अगर देखिए जहाँ पे आप बहुजन समाज की बात करते हैं, बहुजन समाज का जो एक रेशो है 80-20 का रेशो है, तो उसमें तो क्लियरली इस बात से खलबलाहट मच सकती है बीजेपी को या किसी भी रूलिंग पार्टी को कि जब 80-20 की बात होती है तो 80-20 में अगर वो नेता 80% लोग अगर चंद्रशेखर को अगर मानते हैं अपना नेता प्रधानमंत्री के रूप में, तो वो तो घबराहट जायज़ है उनकी, तो वो आपको उसमें तो क्लियर विनर के तरीका, अगर 80% लोगों ने इनको वोट दे दिया तो फिर तो गेम ही खत्म है, तो इसी वजह से तो नहीं घबराहट है। देश में गरीबी का जो आंकड़ा है जी, वो लगातार बढ़ रहा है, बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ रहा है, महंगाई का आंकड़ा बढ़ रहा है। जब आप गरीबों के लिए खड़े होंगे, उनकी समस्याओं का समाधान के लिए खड़े होंगे, तो जाहिर सी बात है वो जो आप 80% बता रहे हैं वो 90% लोग हैं, आज 90% की आबादी में है। जी मैं वही 80% मान लो, चलो 80 मान लो, 80-20 का फार्मूला जो चल रहा है वो चंद्रशेखर भाई की तरफ ऑटोमेटिकली जाएंगे। हाँ, जो देखिए तो इस वजह से तो वो थ्रेट नहीं है, जनता के जनता के समाधान के लिए काम करेगा उसकी ओर, उसी की तरफ लोग जाएंगे। आज चंद्रशेखर भाई हमारी पूरी टीम जनता के समाधान के लिए काम कर रही है और वो पूरी मजबूती से ये 80% लोग उधर जा रहे हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।